हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों इस सेशन में आज हम बात करेंगे लोकल लॉस के बारे में। और लोकल लॉ कौन सा साथियों? तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए आए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं अच्छे से, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। अगर लोकल लॉ से क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे से बढ़ करके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मैंने इस सीरीज का नाम भी रखा है रट्टा मार लो क्वेश्चंस का। यहीं से क्वेश्चंस आएगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पेपर में आए हैं, जैसे 2006 के पेपर में आया है, 2012 के पेपर में आया है, 2013 के पेपर में आया है। तो जिस पेपर में जौन सा क्वेश्चन आया है, यहाँ तक कि जो हायर जुडिशरी सर्विस जिसको कहा जाता है HJS, उसके भी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पे हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम साथियों बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे और उस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन हमारे लिए रेलिवेंट होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि चकबंदी अधिनियम के इतिहास एवं विभिन्न उद्देश्य बताइए। तो ये आपके लिए अभी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है कि जोत चकबंदी के लक्ष्य एवं उद्देश्य को बताइए, ये देखिए आप ऑलरेडी 2006 और 2016 में यूपी में पूछ रखा है। जाहिर सी बात है जब हम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश में ही पूछा हुआ क्वेश्चन होगा जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन पर आपको विशेष फोकस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। और जो लोकल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा रखने का प्रयास किया जाता है जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं क्या किया गया हो, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आया हो। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये देखिए 2003 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। हम उसी क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आया हो। कह रहा है चकबंदी से आप क्या समझते हैं। अब चकबंदी जब होता है तो चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी किन जोतदारों पर लागू होता है? जो चकबंदी की हम बात करते हैं, जो चक की कटाई होती है, चक काट करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वही कह रहा है कि चकबंदी की जोतदारों पर लागू होती है। चकबंदी से क्या लाभ है? अगर चकबंदी होता है तो चकबंदी का कुछ उद्देश्य होता होगा, तभी तो सरकार के द्वारा चकबंदी किया जाता है या चकों को काटा जाता है। एक चक को काट करके दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरे का चक काट के किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है। तो कुछ ना कुछ इसके लाभ होते होंगे, तभी तो सरकार करती है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करके अपने आंसर में फ्रेमिंग करना है। और आप देख सकते हैं ये यूपीजे 2003 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस रखेंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चकबंदी किसे कहते हैं। सबसे तो पहले आपको बताना होगा कि चकबंदी होता क्या है, चकबंदी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वे कौन सी भूमियाँ हैं जो चकबंदी क्रियाओं से अपवर्जित है, व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं यूपी जो 2015 का पेपर हुआ था, उस 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो साथियों आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक जगह ऐसे सीरीज से लेकर के आ रहा हूँ जो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व किए रहेंगे और एक बार बस बेयर एक्ट आप पढ़े रहेंगे या फिर किसी कंसर्न बुक से आप पढ़े रहेंगे, कोई रेफरेंशियल बुक से, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और आपको अच्छा मार्क्स यहाँ पे आपको गेन कर सकते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है चकबंदी अधिनियम 1953 में इंगित धारा 3 के अंतर्गत दी गई परिभाषा का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो साथियों जब परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डेफिनेशन क्लॉजेज आपको पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप डेफिनेशन क्लॉजेज पढ़े रहते हैं तो 5-5 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेशन क्लॉजेज से क्वेश्चन आते हैं और वो डेफिनेशन क्लॉजेज का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दृष्टिकोण से आप इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में वर्णित प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित को समझाइए। अब निम्नलिखित को समझाने की बात कर रहा है तो निम्नलिखित के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसको किसको, तो साथियों यही चीज़ आता है जो वर्ड दिया है, इसी वर्ड को समझाना है। जैसे यहाँ पे चकबंदी क्षेत्र दे रहा है, इस चकबंदी क्षेत्र को समझाना है, साथ साथ जो जोत धारक होता है, जोत धारक को हमको समझाना है, चकबंदी व्यवस्था के कुछ वांछनीय शर्त हैं इन सबको समझाना है। और आप देख सकते हैं 2012 और 2016 में ये
क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन साथियों पूछा गया है किसी न किसी एग्जामिनेशन में, किसी न किसी एग्जामिनेशन की मतलब की है यूपी के ही किसी एग्जामिनेशन में, या हायर जुडिशरी में पूछा गया हो या आपके जे के एग्जामिनेशन में पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ लाइटली न लीजिएगा। अगर लाइटली आप लेते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित बन जाएगा, और आपको खतरा बनाना नहीं है, क्योंकि आपका मेंस का एग्जामिनेशन लगा है और मेंस के एग्जामिनेशन में आपको जी जान लगा देना है। जहां तक हो सके वहां तक मैं आपका हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई कंसर्न होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन होता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कंसर्न अच्छे से लिख करके हम तक सेंड कर दीजिए। मैं उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी कॉग्निजेंस होगा वो मैं लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या हम आंसर फ्रेम करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस क्वेश्चन को लिख करके दीजिएगा। मैं पॉसिबल रहेगा कि मैं उसका आंसर भी फ्रेम करके आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल पे वो आंसर भी शो कर दूं, जिससे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका हेल्प किया जा सके। नेक्स्ट देखिए कह रहा है धारा 4 से लेकर के धारा 12 घ के बीच में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चन को भी देखिए। ये किससे रिलेटेड है, तो नक्शा, जो हम लोग घर बनवाने से पहले जो नक्शा बनवाते हैं, नक्शा और अभिलेखों का पुनर्निरीक्षण तथा संशोधन। अगर किसी भी प्रकार का नक्शा है, कोई उसमें कोई अभिलेख, कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कराना है तो ये हम कहाँ देखेंगे, जब हम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1954 हम पढ़ेंगे, 1953 हम पढ़ेंगे, तो 1953 के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो धारा 4 से लेकर के धारा 12 घ के अंतर्गत ये देखने के मिलेगा, और वहीं से हम सब क्या करेंगे, सब चेंजेस करवाएंगे इसी एक्ट के, इसी धारा के अंतर्गत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है साथियों, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में वर्णित चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन और विज्ञापन को समझाइए। जो प्रख्यापन होता है और जो विज्ञापन होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है और जो बातें उसमें कही जाती हैं, उसके बारे में आपको समझाना है। और आप देख सकते हैं यूपीजेएस 2018 के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 सब क्लॉज 2 के अधीन जारी अधिसूचना के जारी करने के क्या परिणाम और प्रभाव होते हैं। आप देख भी सकते हैं ये यूपीएचजेएस सन 2000 में पूछा गया है, सन 2007 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, और फिर जाके 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन का वेटेज को आप देख सकते हैं कि कितने बार अगर इसका क्वेश्चन का अगर रिपीटिशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए 100% रेलिवेंट साबित हो रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का रिपीटिशन बार बार एग्जामिनेशन में हो रहा है, और इस क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस्ड होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 सब क्लॉज 2 के अधीन जारी अधिसूचना का परिणाम विभिन्न हैं, उस विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए जो अधिसूचना के प्रकाशन पर प्रभाव डालते हैं। और ये यूपीएचजेएस मीन्स की हायर जुडिशियल सर्विस 2012 का ये क्वेश्चन रहा है, और आपके लिए ये क्वेश्चन भी क्या होगा, यहाँ पे रेलिवेंट साबित होगा। साथियों आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो चकबंदी अधिनियम 1953 का है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ आप उस क्वेश्चन को लाइटली देख करके जाएंगे, ये नहीं उसको छोड़ना नहीं है, उसको लाइटली देख करके ही जाना है। क्या पता कि ये क्वेश्चन ना पूछ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैटर आप पढ़ेंगे वही और लिखेंगे भी वही, लेकिन क्वेश्चन का नेचर आपको देख करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा सब क्लॉज 4(2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने पर उपरोक्त का वाद भविष्य क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायालय मीन्स की एचजेएस 2018 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बना था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 सब क्लॉज 2 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति का प्रभाव पर टिप्पणी करें। अब यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए दे रहा है, और ये उत्तर प्रदेश सेवा मुख्य परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है क्या उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 सब क्लॉज 2। अब साथियों धारा 4 सब क्लॉज 2 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको धारा 4 सब क्लॉज 2 एक बार बुक खोल करके, या कोई भी रेफरेंशियल नोट्स होगा, कोई भी रेफरेंशियल गाइड होगा, उसको खोल करके आपको ऑब्जर्व करना है कि वाकई में धारा 4(2) में क्या बातें बताई गई हैं। धारा 4(2) हमारे पास बार बार क्वेश्चन बना करके आ रहा है, तो इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपका काम है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। 4(2) के अधीन अधिसूचना जारी करने के बाद भूमि प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश
एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 195 से लेकर के 197 के अधीन पट्टा अनुज्ञप्त कर सकती है। बस आप धारा 4 को देखिएगा, सब क्लॉज 2 को इसको देखिएगा कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। आप पूरे क्वेश्चन को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धारा 4 सब क्लॉज 2 को ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कर रहा है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के किस प्रावधान के अंतर्गत एवं कितने अंतराल के बाद कोई क्षेत्र पुनः चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट हो जा रहा है और ये क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यदि किसी कटक में चकबंदी क्रिया वापस लेने पर जोतदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। ये आपके लिए इर्रेलेवेंट है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की प्रक्रिया का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चकबंदी अधिनियम है 1953 का, इसके पूरे प्रक्रिया को आप जो इसका जिस्ट होता है वो जिस्ट आप क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे, वही जिस्ट को आप क्या करेंगे इस आंसर फ्रेमिंग में अपने आंसर में फ्रेम कर देंगे। फिर देखिए धारा 4 सब क्लॉज 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब धारा 4 सब क्लॉज 2 आपको कहीं ना कहीं पढ़ करके जाना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन तैयार किए गए सिद्धांतों के कथन का वर्णन कीजिए, जो कि यूपीएचएसएस 2009 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है अपने आप में रेलिवेंट है साबित। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चकबंदी के सिद्धांत का विवरण से आप क्या समझते हैं। जो चकबंदी के सिद्धांत का जो वर्णन होता है इससे आप क्या समझते हैं, उसका प्रकाशन व आपत्तियों का निस्तारण कैसे करना है, निस्तारण से क्षुब्ध व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत क्या उपचार प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन आप लाइटली लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस न दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है, या तो एचएसएस में आया हो या यूपीजे में आया हो, उस क्वेश्चन पे आप विशेष फोकस्ड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में सिद्धांतों का विवरण किस प्रकार बनाया जाता है। सिद्धांत के विवरण पर की गई आपत्तियों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। धारा 8 को यूपीजे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे आपको एक रेफरेंशियल सेक्शन भी दे दिया है। कौन सा, धारा 8 को दे दिया है। तो आपकी ये लाइबिलिटी अब बनती है कि धारा 8 को भी आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, करें उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के अधीन दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन संबंधी विवादों का निस्तारण कैसे किया जाता है। इस मामले में दिए गए आदेश की अपील के उपबंध क्या प्रकाश डालता है। धारा 9 को, धारा 9 को, धारा 10, 11, 11 को, 11 को, जो यहाँ पे रेफरेंशियल सेक्शन दिया है साथियों, आप इस रेफरेंशियल सेक्शंस को हल्के में न लीजिएगा। ये इसलिए रेफरेंशियल सेक्शन दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये सेक्शंस आपके जब एग्जामिनेशन में आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। उसी हेल्पिंग के लिए ये सेक्शंस क्या किए गए, आपको प्रोवाइड किए गए। कम से कम आप कुछ न देखिएगा तो इन सेक्शंस को तो जरूर ही देख लीजिएगा, क्या पता इस सेक्शन से ही आपके पास क्वेश्चन बन करके इस बार आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, करें उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन सिद्धांतों के कथन पर अपेक्षाओं के निपटारे के लिए विहित प्रक्रिया क्या है। धारा 9 सब क्लॉज ख के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा और यूपीएचएसएस 2009 का ये क्वेश्चन भी रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मानक गाटे का निर्धारण कौन चकबंदी अधिकारी किन आधारों पर करता है। तो साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ गाटा के बारे में जानना होगा कि गाटा क्या होता है, गाटा संख्या क्या होता है, गाटा संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, बस आप ऑब्जर्व करिएगा। अगर जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत, तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि गाटा क्या होता है, गाटा संख्या क्या होता है। ये जो गाटा होता है ये संख्या के साथ अक्सर पढ़ा जाता है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है और ये आपकी ड्यूटी है। अब आप इसको किस तरह से करते हैं अब ये आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, चकबंदी न्यायालय का वर्णन कीजिए। अब आपको ये भी देखना है कि चकबंदी न्यायालय क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा कभी नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ के अधिकार और कर्तव्य का वर्णन करिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या सहायक चकबंदी अधिकारी एसीओ
चकबंदी अधिकारी, सीओ बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी एसओसी उप संचालक चकबंदी, डीडीसी न्यायालय है क्या, इन सभी के बारे में बताना आपको। ये देखिएगा ध्यान से डीडीसी के बारे में, क्योंकि डीडीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और डीडीसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये पूछने का कार्य कर रहा है कि क्या ये जो लोग हैं ये क्या एक न्यायालय के तौर पर कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। कभी भी आप अपने जिला के अदालत में जाएंगे, जिला के कचहरी में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको डीडीसी की कोर्ट मिलेगी कि हमारा मामला कहाँ लगा है, तो डीडीसी के कोर्ट में लगा। और जो मामले डीडीसी के कोर्ट में लगते हैं साथियों, कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट्स से रिलेटेड मामले होते हैं और वही लैंड डिस्प्यूट्स के मामले डीडीसी के कोर्ट में हमारे लगते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो आप डीडीसी न्यायालय को आप जरूर एक बार ऑब्जर्व करिएगा कि ये डीडीसी न्यायालय है क्या। जो रेफरेंस था वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे देता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक चकबंदी योजना को कौन चकबंदी अधिकारी किन चकबंदियों पर और किन शर्तों पर तैयार करता है। प्रारंभिक चकबंदी योजना से आपत्तियों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है और आपत्तियों से क्षुब्ध व्यक्तियों को क्या उपचार प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार किए जाने व इसके विषय में आपत्ति प्राप्त करने व उसके निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। धारा 19 का, धारा 20 और धारा 21 के अंतर्गत ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये चीज़ आपके लिए रेलिवेंट साबित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है अंतरिम चकबंदी योजना क्या है। जो अंतरिम, जो इंटरिम हम लोग बात करते हैं, जो इंटरिम चकबंदी योजना क्या होता है। क्या अंतरिम चकबंदी योजना में परिवर्तन संभव है। ये यूपीजे 2013 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको लाइटली नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रारंभिक चकबंदी योजना पर की गई आपत्तियों को निस्तारण के संदर्भ में चकबंदी अधिनियम के तहत विवेचना कीजिए। धारा 21 यूपीएचजीएस 2009 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट धारा की बात करते हैं साथियों, योजना का लागू किया जाना, जो कि धारा 24 से लेकर के धारा 26 के अंतर्गत, धारा 36 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में आप पढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा तो उसको हम बताएंगे, अगर नहीं रेलिवेंट होगा तो हम उसको बना कर देंगे आपको। देखिए कह रहा है कि चकबंदी योजना को कैसे लागू किया जाता है। कब्जे और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर के दायित्व को समझाइए। ये आपके लिए इररेलेवेंट क्वेश्चन है। चकबंदी योजना को कैसे लागू किया जाता है वर्णन कीजिए। ये आप पढ़ सकते हैं कि जो चकबंदी का योजना होता है इसको किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। जब उत्तर प्रदेश की तरफ हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अगर जो तो चकबंदी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किस अधिकारी के मुहर से, किस अधिकारी के आदेश से ये चकबंदी अधिनियम को लागू किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप इसको देखेंगे, ये आपके लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नए माल अभिलेख, माल अभिलेख नक्शा खसरा एवं अधिकार अभिलेख पर टिप्पणी कीजिए। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। कब्जा, ये भी आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है खड़ी फसलों कर है, खड़ी फसल का प्रतिकर कौन प्राधिकारी नियत करता है और उससे क्षुब्ध व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जोतदारों के मध्य कब्जा परिवर्तन पर उनके विधिक अधिकारों पर क्या परिणाम होता है, व्याख्या कीजिए। ये भी आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर से क्या अभिप्राय है, क्या वार्षिक रजिस्टर की प्रवृत्तियों को शुद्ध किया जा सकता है। ये भी आपके लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है मैंने कह दिया इररिलेवेंट है तो आपको इसको छूना ही नहीं है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ लाइटली देखिएगा कि हाँ वाकई में इसमें क्या बताई जा रही है, मीन्स कि इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट कर है चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कौन से प्राधिकारी चकबंदी न्यायालय के रूप में कार्यरत है और उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। ये भी इररिलेवेंट क्वेश्चन है। कर है क्या चकबंदी न्यायालय अपने आदेशों की लिपिक या गणतीय भूल को शुद्ध की जा सकती है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कलर्कियल मिस्टेक्स की हम बात करते हैं, कलर्कियल मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं सही किया जा सकता है और सही किया जाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या चकबंदी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के अधीन तैयार अभिलेखों में उपस्थित भूलों और गणितीय त्रुटियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे कि हाँ क्या वाकई में शुद्ध किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चकबंदी समिति से क्या तात्पर्य है तथा इसके गठन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको भी आपको देखने की बहुत विशेष आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चकबंदी की घोषणा जारी होने के उपरांत चकबंदी अधिकारियों को
चकबंदी क्षेत्र कटक में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है मापन तथा सीमांकन के प्रयोजन के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का क्या अधिकार प्राप्त है। मापन या सीमा के चिन्ह मापन पर सीमा के चिन्हों नष्ट कर हानि पहुंचाने तथा हटाने के लिए दंड संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके लिए इररेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मापन तथा सीमांकन, ये भी आपके लिए इररेलेवेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय की शक्ति का प्रयोग कौन कौन अधिकारी कर सकता है। क्या परीक्षण न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य का पुनः विवेचन या पुनः मूल्यांकन कर सकता है। तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम धारा 49 के अंतर्निहित अवरोध के क्षेत्र और विस्तार क्या है। इसके अवरोध के क्षेत्र और विस्तार के बारे में पूछ रहा है। क्या अवरोध कपट या दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किए गए चकबंदी न्यायालय के निर्णय, जो चकबंदी न्यायालय होता है, जो चकबंदी न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जा रहा है, जो भी डिसीजन दिया जा रहा है, के निर्णय पर लागू होगा या ऐसे अवरोध की कोई कानूनी विधिक अपवाद है। ये HGS 2016 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति पर टिप्पणी लिखिए। ये UPJ 2015 में आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो सकता है। तो साथियों इन टोटलिटी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 को, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो सकता था उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताने का भरपूर प्रयास किया है। जो क्वेश्चन जहाँ से जैसे बन सकता है उस पर मैं फोकस्ड करने के लिए भी आपसे कहा हूँ। अगर साथियों आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि नहीं, मेरे द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन को लेकर के ये हेल्पफुल है। प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बस आप हमें बताइए कि किस प्रकार से आपको ये हेल्प कर रहा है। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों आप अपने इसको फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे जो UPPCSJ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका UPPCSJ आने वाला है इन फ्यूचर में, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए साथियों ये चीज़ें, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, बाकी कोई इसमें विशेष चीज़ें नहीं हैं। साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।